Hello everyone, how are you? Welcome to SVGMS Jhalra online classes. It is class 4, class 8 and it is our part number 4 of chapter number 8 Cell Structure and Function. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 सेल एंड स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम सेल की एनिमल सेल बेसिकली एनिमल सेल के बारे में इसमें स्टडी करने वाले हैं और आज हमारा चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम 3 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको भी एक बार स्टडी ज़रूर करें। तो पहली एंड बूजो ने जो प्लांट सेल होती हैं ओनियन की सेल उनको ऑब्जर्व किया था और उसके अंदर उन्होंने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल वॉल के बारे में उन्होंने स्टडी किया था कि प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल भी पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कठोर आवरण होता है, एक और कवर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं और यह सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था। नाउ पहली आस्क बूजो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। पहली पूछती है बूजो से कि क्या हम एनिमल सेल्स को भी इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लांट सेल में तो हमने ओनियन में से देख लिया था निकाल के, एनिमल सेल कैसे देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 8.4, टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैच स्टिक। आपको क्या लेना है, एक क्लीन टूथपिक लेना है या फिर एक मैच स्टिक जो माचिस की तीली होती है, विद द टिप ब्रोकन, और इसका जो टिप होगा वह कैसा होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए। टूथपिक यानी कि आपके दांतों में जो फंस जाते हैं, कभी कभी हम भोजन करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार सब्जियां खाते हैं, फाइब्रस वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वे हमारे दांतों में फंस जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए एक नुकीली तीली होती है जिसे हम टूथपिक कहते हैं, और यदि वह नहीं है आपके पास तो आप मैच स्टिक का यूज कर सकते हो, माचिस की तीली जिसका सिरा कैसा हुआ है, टूटा हुआ है। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। आपको क्या करना है, अपना जो गाल है, चीक, चीक यानी क्या होता है, गाल, आपको अपने गाल को, चीक को स्क्रैप करना है। स्क्रैप करना मतलब खुरचना, आपको उसको थोड़ा सा खुरचना है उस मैच स्टिक या टूथपिक की सहायता से, विदाउट हर्टिंग इट। और आपको इतना ज़ोर से भी नहीं खुरचना है, स्क्रैपिंग जो करनी है बहुत आराम से, धीरे से करनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी है, वरना आपके अंदर गाल में क्या हो सकता है, छेद, छेद तो नहीं कह सकते लेकिन वहाँ पर एक वुंड हो सकता है, घाव हो सकता है। ठीक है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस कवर स्लिप ओवर इट। तो जब आप अपने माउथ के अंदर अपने चीक को स्क्रैप करेंगे और उससे कुछ स्क्रैपिंग निकालेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड पर एक पानी की बूंद को डालकर रखना है। ग्लास स्लाइड में आपने जो पानी की बूंद डाल रखी है उसमें आप क्या करेंगे, जो स्क्रैपिंग आपने निकाली है अपने चीक में से उसको उस वाटर में डाल देंगे और फिर उसके बाद उस वाटर में क्या करेंगे, आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि वह जो सेल होती हैं वह स्टेनिंग हो जाती है, उन सेल्स की स्टेनिंग हो जाती है और उनमें कलर आ जाता है और वे जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम रख कर देखते हैं तो अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर कवर स्लिप भी लगा देंगे। अल्टरनेटिवली ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। यदि आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो इसकी जगह आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 ड्रॉप भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। देन इसके बाद आपको क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के आपको ऑब्जर्व करना है। यू may notice several cells in the scraped material। तो जो स्क्रैप्ड मटेरियल आपने पानी की बूंद में डाला था, आपने उसको स्टेन किया था आयोडीन से या मिथाइलिन ब्लू से, तो उसमें आपको बहुत सारी सेल्स, अपनी चीक सेल उसके अंदर दिखाई देंगी। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और वहाँ पर आप
उन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वह एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी प्लांट सेल है ना। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन एनिमल सेल में आपके किसी भी एनिमल की यदि आप सेल को निकालेंगे, किसी भी पार्ट की वह सेल हो सकती है, उसमें सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर जो स्क्रैपिंग की थी आपने चिक के अंदर और फिर उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें वहाँ पर क्या दिखाई दी, इस तरह की सेल्स वहाँ पर दिखाई दी, है ना। इस तरह के ग्रुप्स में कई सारे ग्रुप्स इस तरह के दिखाई देते हैं, क्योंकि उस स्क्रैपिंग में क्या होता है, सेल्स टूट कर अलग अलग निकल कर आती हैं और अलग अलग ग्रुप्स में वह दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनिमल सेल है वह भी लगभग प्लांट सेल की जैसे ही होती है। उसके ऊपर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म भरा होता है। डिफरेंस इतना सा है यहाँ पर कि आपके जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में यानी ह्यूमन चिक सेल में तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ये भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स का तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, वह भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आता है सभी जीव जंतुओं के साथ में। ओके, तो इसके बाद हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, जो कहाँ भरा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा होता है। इट इज़ द जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यह एक जेली लाइक पदार्थ होता है। जेली लाइक पदार्थ कैसा होता है, आपने देखा होगा जैम एंड जेलीज आते हैं टोमेटो सॉस की तरह, है ना, उनमें हम लगा के उनको खाते हैं ब्रेड वगैरह पर। इसके अलावा आजकल एलोवेरा जेल आता है, एक सिर में लगाने का जेल आता है, बालों में लगाने का। तो जेल आप पहचानते हैं जेल कैसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही जेली लाइक सबस्टेंस होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ भरा होता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यह भरा होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट और ऑर्गेनिल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक और टर्म आया है आपके सेल ऑर्गेनिल्स। व्हाट आर सेल ऑर्गेनिल्स? सेल ऑर्गेनिल क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स कोशिकीय अंगक होते हैं, इनको हम हिंदी में कोशिका अंगक कहते हैं, ठीक है। तो सेल के लिए अलग अलग कार्य करने का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी कई सारे क्या होते हैं इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, और इनके बारे में हम अपनी आने वाली अगली क्लासों में 9th में 10th में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये क्या हैं, सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी नोट करें, नेम सम सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन है नेम सम ऑर्गेनिल्स, तो आपको सेल ऑर्गेनिल्स के नाम यहाँ पर बताने हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, देन न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बाद हम यहाँ पर स्टडी करेंगे न्यूक्लियस, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, देन कैन यू सी नाउ क्लियरली? ओके, न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस क्या है? यह किसी भी जीवित कोशिका, लिविंग सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल।
यह जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब यह गोलाकार होता है, ठीक है, गोलीय होता है बॉल की तरह, और यह सेल के बीच में सेंटर में केंद्र में स्थित होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म से हम अलग करते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको आपने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। और ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म जो भरा होता है न्यूक्लियस के आसपास, इससे न्यूक्लियस को अलग करती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में जो एक झिल्ली आती है बीच में, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यह मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्र युक्त। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसमें छिद्र होते हैं, और यह क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उससे न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट अलाउ करती है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको साइटोप्लाज्म से अंदर आना होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के बाहर जाना होता है साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, इस तरह यह मटेरियल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करती है, उनको आने या जाने देती है, ठीक है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. तो यदि आपके पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, जनरली हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं लैब्स में वह ज़्यादा मैग्निफिकेशन के नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लैब्स होती हैं वहाँ पर हायर मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। वहाँ पर यदि हम न्यूक्लियस को देखते हैं उसमें हायर मैग्निफिकेशन में, यानी ज़्यादा आवर्धन में, तो हम वहाँ पर क्या पाते हैं, वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक और छोटी गोलाकार बॉडी दिखाई देती है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है हमें, न्यूक्लियोलस मिलता है, ठीक है, यह न्यूक्लियस से भी छोटा होता है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोलस के अंदर जो मटेरियल होता है उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप इधर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कुछ धागे नुमा संरचनाओं जैसे कि डीएनए से मिलकर बनते हैं, ठीक है। डीएनए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। और ये तब हमें दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। आपको पता होना चाहिए कि कोशिका क्या करती है, अपना विभाजन करती है। कोशिका डिवाइड होती है जिसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं, कोशिका का विभाजन। तो एक सेल से दो कोशिकाओं को बनना सेल डिवीज़न कहलाता है। और उसमें क्या होता है, जब वह सेल डिवाइड होने वाली होती है तो जो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वे क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम हैं इनके ऊपर क्या पाया जाता है, दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। और ये जो क्रोमोसोम हैं ये डीएनए के बने हुए हैं, और इन डीएनए पर क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स क्या है, जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। जीन्स आपके जो गुण होते हैं, पेरेंट्स के जो गुण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। माता पिता से उनके गुणों की क्या होती है, इनहेरिटेंस होती है। मतलब माता पिता के गुण कहाँ आते हैं, उनकी संतानों में आते हैं। और ऐसा कैसे होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गमीट आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और साथ में उनकी जो
क्रोमोजोम्स होते हैं मेल के और फीमेल के वे आपस में मिलते हैं और उनके जो जीन्स होते हैं वही कहाँ आते हैं, ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। तो आप इतना समझ लें यहाँ पर कि जो जीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का काम करते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो कलर है, रंग है, रूप है, आपकी आँखों का कलर, बालों का कलर, आपकी हेल्थ, हाइट, यह किससे मैच खाती है। बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। तो आपके अंदर ये गुण कैसे आए, ये आपके पेरेंट्स से आए और पेरेंट्स से इन गुणों का आपके अंदर आना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। ठीक है। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये केवल तभी दिखाई दे सकते हैं जब आपकी सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी बताया। देन मुझे वापस इधर आना पड़ेगा। देन जीन, व्हाट इज जीन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर आपके आंसर है जीन क्या है, जीन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की एक इकाई है, वंशानुगति की एक इकाई है। वंशानुगति की इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, यदि आपसे पूछा जाता है और आप यहाँ पर क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं और बीच बीच में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते रहें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज जीन, जीन क्या होते हैं, डिफाइन जीन, जीन क्या होते हैं उनको डिफाइन कीजिए। तो ये जीन की डेफिनेशन है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति की इकाई है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ये क्या करते हैं, जीन क्या करते हैं, और जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनकी इनहेरिटेंस हो सकती है, जिनकी वंशानुगति हो सकती है। ठीक है, उनको ये कंट्रोल करते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन यू। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वह कुछ कैरेक्टर आपके अंदर पास करते हैं, यानी उनके कुछ कैरेक्टर आपके अंदर, उनकी संतानों के अंदर आते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज। यदि आपके पिताजी की आइज़ ब्राउन है, ब्राउन कलर की आँखें हैं, या जैसे ब्लू कलर की आइज़ होती हैं, आजकल गाना भी चल रहा है ब्लू आइज़, है ना। तो ये ब्लू आइज़ कहाँ से आती हैं या ब्राउन आइज़ कहाँ से आती हैं, तो ये उनके पेरेंट्स या उनके परिवार में कभी ना कभी किसी न किसी की ब्राउन आइज़ या ब्लू आइज़ रही होंगी, तभी ये उनकी ऑफ स्प्रिंग में, संतानों में दिखाई देती है। यू में ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। तो यदि आपके फादर की, पेरेंट्स की, किसी की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी आंखें भी ब्राउन हो सकती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स। तो यदि आपकी माता के कर्ली हेयर से, घुंघराले बाल हैं, तो आपके भी बाल कैसे हो सकते हैं, घुंघराले हो सकते हैं। यू ऑल्सो हैव कर्ली हेयर। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो जीन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, जीन्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। मदर और फादर के जो गैमेट्स मिलते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उनमें जीन की क्रॉसिंग ओवर होती है, कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों के जीन्स मिलकर कुछ एक अन्य प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, या एक नया कैरेक्टरिस्टिक भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे यदि आपके फादर थोड़े काले हैं, है ना, उनका कलर डार्क है, और आपकी मदर बहुत गोरी हैं, बिल्कुल वाइट है, तो उनकी जो संतान होगी तो उनकी संतान का कलर हो सकता है मीडियम कलर का हो, उन दोनों के बीच के कलर का हो, सांवला हो, बिल्कुल काला भी नहीं, बिल्कुल गोरा भी नहीं। इस तरह से जीन्स कॉम्बिनेशन करके भी नए कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीन के बारे में आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देन न्यूक्लियस। इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस
एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है वह क्या करता है, इनहेरिटेंस में तो इसका रोल होता ही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में सेंड करते हैं। तो इसके अलावा ये जो सेल होती हैं उसकी सभी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल सेंटर भी होता है। इट एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की सभी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल सेंटर ये होता है, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और जो सभी कंटेंट होते हैं किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो कुछ भी है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे बन जाता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पर लिख पाएंगे कि जो सेल के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, वे सब मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, साइटोप्लाज्म में आता है और न्यूक्लियस भी आता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वह भी इसके अंदर आएगा। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल। आपके जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको आप क्या कहेंगे, किसी भी सेल का लिविंग सबस्टेंस कहेंगे। सेल का लिविंग सबस्टेंस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। जीवित जो भाग होता है सेल का वह प्रोटोप्लाज्म ही होता है। ओके, देन यहाँ पहली कुछ कह रही है, पहले वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो पहले यहाँ पर यह जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस होता है क्या उसका आकार प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में क्या सभी में ये सेम होता है, एक जैसा हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, लेकिन बैक्टीरिया में थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह मल्टीसेलुलर बड़े जीवों की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, मतलब वह न्यूक्लियस उसमें अच्छे से हमें दिखाई नहीं देता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और ये बहुत बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम इनको एक अन्य नाम देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। तो वह किस आधार पर देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक। तो ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके बन जाता है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उन सेल को कहेंगे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, आपको समझ में आ रहा है। ओके, देन द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यह वर्ड जो बना है प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक, ये किससे बना है, प्रो और कैरियन दो वर्ड से बना है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, क्योंकि आपको पता है जब पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले बैक्टीरिया जैसी सेल बनी। ठीक है, उन सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह नहीं थे बहुत ज़्यादा, और वे बहुत सिंपल टाइप की सेल थी जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उस क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, बैक्टीरिया आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। इनके अलावा और जितनी भी आपकी सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वे सारी कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं।
द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। सॉरी। तो हमने जो अभी सेल्स पढ़ी हैं ऊपर, ओनियन सेल आपने देखा है डायग्राम उनका, और चिक सेल का भी देखा है, मनुष्य की गाल की जो कोशिकाएं होती हैं चिक सेल्स, उनमें क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूकैरियोट्स दो शब्दों से मिलकर बना है, यू एंड कैरियन। यू का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रू एंड न्यूक्लियस। जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा हैं, जितने भी सेल्स हैं, वे सभी ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें और नोट कर लें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको भी आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं इसमें। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? तो जब हमने प्लांट सेल को स्टडी किया था, प्लांट सेल का मैं डायग्राम ढूंढ रहा था अभी, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ये तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यदि आप इसका एक थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये ए सेल में क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है, इसके बीच में बहुत बड़ा एक खाली जगह, रिक्त स्थान दिखाया गया है। ये कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और हम इसको वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल का वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, और एनिमल सेल, ये क्या है, एनिमल सेल, बी वाली क्या है, एनिमल सेल, और इसका वैक्यूल कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। ओके, तो जब हम माइक्रोस्कोप में ओनियन सेल को देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं, तो उनके बीच में हमें क्या पाया जाता है, एक बड़ा सा ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, खाली जगह दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। तो ये एक कोशिका के अंदर एक ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि आपको ओनियन सेल में दिखाई दे रहा है। चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल। चिक सेल या एनिमल सेल जो होती हैं उनमें वैक्यूल स्मॉलर होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। और जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में कॉमन होते हैं, मतलब प्लांट सेल के अंदर बड़े वैक्यूल ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। लेकिन जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल के, वे काफ़ी छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटेड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रीडेंशिया लीफ। तो ट्रीडेंशिया लीफ की जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसकी पील को निकाल कर उसका जो छिलका होता है, तो उसमें हमें कुछ छोटे छोटे कलर्ड बॉडीज़ दिखाई देती हैं, कुछ रंग युक्त स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं। स्कैटर का मतलब होता है बिखरे हुए। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। और हम इनको क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ओके,
दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, तो आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा कई बार, फोटोसिंथेसिस में इनका नाम आता है ना। फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वहाँ पर इस ग्रीन पिगमेंट की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड में अंदर पाया जाता है, और जिस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये लीव्स को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपने देखा है पेड़ों के अधिकतर भाग कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो ये ग्रीन किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर एक और आपके क्वेश्चन बन जाता है, वाई द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, प्लांट्स का रंग या लीव्स का कलर, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो हरा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का प्लास्टिड होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां या पौधे के दूसरे भाग हमें ग्रीन हरे दिखाई देते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। यू may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis। और आप यहाँ पर ये भी रिकॉल कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं दोबारा, कि जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, यह फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। मैं फिर आपके बीच में आ गया। ओके, हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये वाटर, CO2 और लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चार चीज़ों की प्रेजेंस में क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर टॉपिक है अपना 8.6, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। आपको क्या करना है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन करना है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में कि बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, उनको कंपेयर करो, उनका तुलनात्मक अध्ययन करो। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसमें डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं वे बताने पड़ेंगे। If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell। तो आपको एक्टिविटी 8.3 और 8.4 यदि याद है अच्छे से, तो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में आसानी से अंतर कर सकते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट इन एनिमल सेल केयरफुल्ली इन फिगर 8.7a एंड b। तो यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको क्या करना है? जो प्लांट सेल हैं आपकी, उनको अच्छे से कंपेयर करना है। तो हमने पहले भी इसको कंपेयर करके देखा है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। देन वैक्यूल, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वह सिंगल होता है और काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल सेल में आपके वैक्यूल बहुत छोटा होता है। देन न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरीफेरी के पास होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है इसके पास पाया जाता है। किसके कारण? बड़े वैक्यूल के कारण। ठीक है, तो ये भी एक अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ओके, देन
हम बात करते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के कुछ पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एनलार्ज किया गया है, इसको बड़ा किया गया है और आप इसमें देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये भी आपके प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड, सारे प्लास्टिड जितने भी प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, चाहे वे क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, वे सभी कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और बच गई थी हमारी, इसको भी देखते हैं। Let us tabulate the similarities and distinguishing feature of plant animal cells. Only a features are mentioned. You may add more in table 8.10. तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल 8.1। इस टेबल को आपको क्या करना है? फिलअप करना है। आपको जो डिफरेंस हमने पूछे थे अभी क्वेश्चन के रूप में कि डिफरेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल ये सिर्फ आपके प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। देन न्यूक्लियस, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, तो इसमें दोनों में आप लिख देंगे प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी दोनों में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है दोनों में होती है। देन साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड, हाँ, मेन डिफरेंस वाला पॉइंट कौन सा है? प्लास्टिड प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लास्टिड ही आपके क्लोरोप्लास्ट के रूप में प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में तो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। देन वैक्यूल, प्लांट सेल का वैक्यूल सिंगल होता है और लार्ज होता है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? सिंगल एंड लार्ज। और एनिमल सेल में क्या लिख देंगे आप? मैनी, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस तरह से इस टेबल को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ये कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्नड दिए गए हैं। जैसे कीवर्ड्स के रूप में हमने सेल पढ़ा है, सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, इसके बाद आपके आता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सभी वे पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर अच्छे से स्टडी किया है और पढ़ा है। वैक्यूल, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं हमारे व्हाट यू हैव लर्नड, हमने यहाँ पर क्या सीखा। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं, पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। ओके, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स, सभी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देन ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स, ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी और छोटे स्मॉलर पार्ट्स से मिलकर बनते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, और जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको हम सेल कहते हैं। सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने देखा था? तो वे देखने वाले रॉबर्ट हुक थे, 1665 में उन्होंने देखा था। सेल एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप एंड साइजेस, हमारी जो सेल होती हैं ये अलग अलग आकृतियों में और आकार में पाई जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स की संख्या क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। सम सेल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आइज, हैंस एग इज एन एग्जाम्पल, कुछ एग ऐसे होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपके मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है, वो एग सेल की बात कर रहे हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में अंदर डिस्कस किया था। सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड वाइल अदर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल, कुछ सेल्स
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ कैसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में सेल्स होती हैं और उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ वेराइटी ऑफ सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और वे क्या करती हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वे सभी कार्य एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी परफॉर्म किए जाते हैं। द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म which contains स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है और तीसरा न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर और छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस होता है वह साइटोप्लाज्म के द्वारा या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लैकिंग का मतलब होता है एब्सेंट होना, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल। और जो प्लांट सेल होती हैं वह एनिमल सेल से थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है सेल के आसपास, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। Colored bodies called plastid are found in the plants cells only। और जो कलर्ड बॉडीज होती हैं, प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनिल होता है, यह केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, हरे प्लास्टिड, जिनमें क्या पाई जाती हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के बीच में क्या पाया जाता है, एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से हमारे सारे यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।